अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था जी कि ये जो आपने स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम के अंदर यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की है, तो वो स्टॉक की एंट्री आपने 92 से क्यों की है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमने नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं करनी। कहाँ से सवाल आया यार? ये आप देखो ना, लेट आ रहे हो और फिर अगला भी मुंह उठा के देख रहा है उसको। आगे हो जाओ यार, आगे चले जाओ। क्या हो गया? क्लास तो मतलब डिस्टर्ब मत करो। ओके, बिठाएं जी। मोहतरम हजरात आ गए हैं, अब बिठाएं इनको। अर्ज ये कर रहा था मैं कि बच्चा पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग बंद की थी तो सवाल पूछने की कोशिश की मैंने, फिर चुप करा दिया। मैंने कहा चलो मिलके करते हैं सवाल। 92 से ये एंट्री क्यों किया? तो मैंने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल, ये नॉर्मल लॉस की एंट्री हम पीरियोडिक सिस्टम में नहीं करते, तो मैंने एंट्री पूरी अमाउंट से कर दी। ठीक है, अब मेरा स्टॉक कितने पे पड़ा है? मेरा स्टॉक कितने पे पड़ा है? 92 पे। ज़रा गौर करना इधर। मेरा स्टॉक 92 पे पड़ा है। ठीक है, मैंने कोई एंट्री पास नहीं की नॉर्मल लॉस की। फिर मुझे पता लगा इस 92 की इन्वेंट्री में एनआरवी लॉस भी शामिल है, यानी कि इसमें एनआरवी, यानी कि ये एनआरवी राइट डाउन अभी इसमें करना बाकी है, एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना बाकी है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मेरा तो तरीका ही क्या है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ क्या करना है, कम, -34। ठीक है, अब 92 में से 34 निकला तो कितना रह गया? 58। इस 58 से मैंने एंट्री पास की, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है ना, क्योंकि मैंने एंट्री नहीं करनी थी, लेकिन पहुंच में 58 पे गया हूं। ठीक है ना, सिर्फ आपको ये चीज़ ज़रा बावर करानी थी कि इस मेथड में हम नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं करते, ज़बरदस्ती करके मैं एंट्री बना लेता हूँ कि इससे कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री करवा देता हूँ अगर कहते हो तो। लेकिन मैं याद रखवाना चाह रहा था कि एंट्री नहीं करते। बाकी अगर आप करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक कर रहे हो तो मैंने आपको वैसे ही कहा हुआ है कि आप परपेचुअली अज्यूम करके इसको किया करें, यानी कि इम्पैक्ट तो वही पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट ही हो रहा है, इस माइनस होने से ये बढ़ ही रही है। अगर आप यहाँ पे 92 लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने 58 लिखा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, तो काम तो वही हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो अगर कोई एंट्री मांग ले तो चलो कोई नहीं, चला देना, उसने नहीं लिखा हुआ पीरियोडिक परपेचुअल तो। लेकिन यहाँ तो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था जो आप इंट्रो में पढ़ के आए हैं, तो मैं कैसे कह सकता था कि नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है पीरियोडिक में? वो नहीं होती है, ट्रीटमेंट ये होता है। ठीक है, बाकी अगर आप इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट देखें तो वो वही है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा जी, एक छोटी सी बात है यहाँ पर, क्रेडिट नोट, ये भी वैसे आप पढ़ के आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मसला आ रहा होता है करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में ना, कभी कभी वो सिर्फ ये लफ्ज़ लिख देगा, क्रेडिट नोट इशूड। अब मुंह उठा के बैठे हैं, क्रेडिट नोट इशूड का मतलब क्या है, सेल रिटर्न लें या परचेज रिटर्न, ये होता क्या है? तो इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल अब मैं यहीं बनाता हूँ, मैं भूल गया आप बनाना, ऐसे ही बस मिसाल बना लेते हैं। ठीक है, ये क्रैश बैच वाला एक बच्चा नहीं आया हुआ, किधर है वो? उसकी बी लॉ की क्लास तो नहीं है आज? अच्छा, नहीं ऑनलाइन नहीं लेगा वो तो, क्या उसका क्रैश चल रहा है। अच्छा जी, अपना क्या नाम है तुम्हारा, ग्लासेस वाले भाई? हुसैन, तो प्यारा नाम है इसका। हुसैन कहाँ से हो आप? मर्दान से। हुसैन भाई ने ना मर्दान के अंदर लैपटॉप बेचना शुरू किए। ठीक है, लाहौर में इनके काफ़ी ताल्लुकात थे, वहाँ पे उन्होंने एक हफीज़ सेंटर की तर्ज के ऊपर एक प्लाज़ा बनाया, अच्छे भले कारोबारी आदमी है। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे इन्होंने एक दुकान अपनी भी रखी हुई है, वहाँ पे लैपटॉप बेचते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप लेते हैं यहाँ से हफीज़ सेंटर में, लाहौर से। ठीक है, तो हफीज़ सेंटर में कौन कारोबार करना चाहेगा? है कोई? अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं जी मैं हूँ ना। भाई आपका क्या नाम है? एजाज। हमारे लिए एजाज की बात है कि आपने हाथ खड़ा किया। तो एजाज भाई, एजाज एंड अब्दुल्ला एसोसिएट्स, ठीक है ना, तुम्हारा भी नाम है एजाज भाई, ये बड़े दुकानदार हैं। ठीक है जी, और यार सवाल समझ लो। और
क्या नाम था तुम्हारा? हुसैन भाई। सौती आलात को बंद कर लें। ये छोटे दुकानदार हैं, नाम जो बहुत बड़ा है। अच्छा आप सुने, हमारे लिए ये नाम लिखना भी एजाज़ की बात है। अब जी ऐसा हुआ कि हुसैन भाई ने चीज़ें ख़रीदी एजाज़ भाई से उधार पे, ठीक है। ये आसान सी चीज़ है वैसे ही, बस क्लासों में ना असल में आप देख तो रहे हैं आज मैं कितना रिलैक्स हो गया आपसे बातें कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल रूटीन के अंदर ना इतना बंदा चल रहा होता है नेक टू नेक, ये चीज़ है ऐसे करनी पूरी, वो इतना सा टाइम भी नहीं निकल लगा। छोटी सी बात बता लें, 10 मिनट का काम है, बड़े ध्यान से देखना लेकिन आसान है। एजाज़ भाई ने चीज़ें बेची हैं। एजाज़ भाई कौन है? सेलर। तो मैं इन द बुक्स ऑफ सेलर भी एंट्रीज करता हूँ अभी। सेलर कौन है? हमारा एजाज़, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ बायर भी बात करूँगा, और बायर हमारा कौन है? हुसैन। अच्छा जी, अब लेजर ही बना लेता हूँ, एंट्री क्या, डायरेक्ट लेजर ही बना लेता हूँ। डेटर हुसैन, इसी किताबों में नज़र आ रहा होगा डेटर हुसैन। एंट्री इसने की, लेट से एक लैपटॉप 50 रुपये का, आगे सिफरें लगा लेंगे ना, ज़रा लेजर छोटा है, ठीक है। और इसने हुसैन ने 10 लैपटॉप खरीदे हैं, तो कितने के बन गए? लेकिन उधार पे हैं, तो एंट्री की एजाज़ ने अपनी किताबों में, जब यहाँ से ये लैपटॉप लेकर निकला तो एजाज़ ने अपनी किताबों के अंदर एंट्री की डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 500 से, ठीक है। फिर हुसैन पहुंचा मर्दान, एजाज़ भाई लाहौर वाले, हफीज़ सेंटर वाले, और हुसैन भाई मर्दान वाले, ठीक है जी। कराची में होता है दाना वाला, फलां वाला, ये मर्दान वाला, लाहौर वाला। अच्छा जी, उसके बाद जब मर्दान वाले हुसैन भाई मर्दान पहुंचे तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट से कहा 500 रुपये के लैपटॉप ख़रीद के लाया हूँ, एंट्री कर लो, उधार पे लाया हूँ एजाज़ से। तो उसने एंट्री की क्रेडिटर। अच्छा परचेजेस भी हो रहा होता है, अब मैं वो नहीं कर रहा एंट्री, ठीक है ना, मतलब वो उसका लेजर नहीं बना रहा, पता ही आपको डबल एंट्री हो रही है, डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है जी। क्रेडिटर एजाज़, एंट्री परचेजेस या इन्वेंट्री, जो भी मेथड यूज़ कर रहा है, डेबिट, ठीक है, परचेजेस ही कर लेते हैं 500 से, और ठीक है ना, उसकी सेल ऐसी कॉस्ट है। अच्छा अब एंट्री कर दी, थका हुआ था हुसैन, सो गया। सुबह उठ के जाके जब सामान खोला तो इन 10 में से 2 लैपटॉप थोड़े डिफेक्टिव निकल आए, शायद सफ़र में कहीं कुछ हो गया, दब लग गई या जो भी था, ठीक है। चेक करके नहीं लाया था क्योंकि पुराना कस्टमर है एजाज़ का, और इनके रूटीन के अंदर ट्रांजैक्शन चलती हैं, एतमाद का इनका ताल्लुक है, और हो जाता है कभी, हो सकता है उसने भी खोल कर नहीं देखा, सामान आया हुआ था, लॉट पूरी उठा के ऐसे ही पैक ही आगे दे दिया। तो फ़ोन किया, फ़ोन नहीं किया, सॉरी फ़ोन नहीं करना, ज़रा बंदा भेजते हैं, ठीक है। तो एजाज़ ने अपना, हुसैन ने अपने दोस्त को कहा कि यार आप किधर जा रहे हो? उसने कहा यार मेरे ना वो अपना ये कैफ़ के पेपर्स हैं, वही देने जा रहा हूँ लाहौर में। आप तो कैफ़ कर चुके, क्वालिफाई करके आप तो कारोबार कर रहे हैं, आप नहीं की जॉब आपने, अच्छी बात है, मैं वो पेपर देने जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा यार मेरा एक छोटा सा काम कर देना, ये 2 लैपटॉप्स लेते जाओ, पेपर से जब फारिग हो जाना तो ये हफीज़ सेंटर में जाके एजाज़ भाई को दे देना, ठीक है। और उन्हें कहना ये डिफेक्टिव निकल आए हैं। लेकिन अभी तक अपनी किताबों में परचेज़ रिटर्न नहीं डाल रहा उसे। उसकी वजह यह है कि डिपेंड करता है एजाज़ एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ वो अलग बात है, उसने पहले से कहा हुआ है या रीजनेबल एश्योरेंस है, वो फिर बात और तरफ निकल जाती है। फिलहाल मैं बिल्कुल सादा बात जो इंट्रो के बच्चे को की जाती है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसने कोई परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की है, वेट करेगा, जाहिर सी बात है एजाज़ की कन्फर्मेशन का। एजाज़ ने कह दिया ठीक है भाईजान कोई मसला नहीं है, आपके साथ तो पुराना ताल्लुक है और मैंने लिख के लगाया हुआ, ख़रीदा हुआ माल ज़रूर वापस होगा, सुन्नत दर्जे में कारोबार हो रहा है, कोई मसला नहीं है, वापस मैंने रख लिया, मैं नए भी भिजवा दूंगा, अभी आते हैं तो फ़िलहाल है नहीं, ठीक है।
तो तब तक तो ये परचेज रिटर्न नहीं ना रिकॉर्ड कर सकता जब तक जिसने सेल किया वो अपनी रिटर्न ना एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, चीज़ें वापस एक्सेप्ट, क्योंकि उसने तो चीज़ें दे दी थी। वो कह सकता है भाईजान मैंने तो ठीक सही सलामत भेजे थे, आपका मसला है, ये आपका मसला है कि आपको नींद आ रही है, जागेंगे नहीं तो ये कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब ये लैपटॉप्स लेकर लड़का निकला, लाहौर पहुंचा, पेपर शेपर दिया, पेपर देकर चला गया हफीज़ सेंटर, और हफीज़ सेंटर जाकर इसने एजाज़ भाई को सलाम अर्ज़ किया, पैगाम दिया, फ़ोन पे बातशात हुई। एजाज़ भाई ने कहा, नहीं फ़ोन पे बात नहीं करानी, सॉरी, एजाज़ भाई ने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं है, रख लें। ठीक है, और उस बच्चे ने कहा जी मुझे को पर्ची बना के दे दें। ठीक है, एजाज़ भाई ने कहा बिल्कुल पर्ची बना के दे देता हूँ, और एजाज़ भाई ने एक सफ़े के ऊपर लिखा कि आई हैव accepted return of goods. I have accepted sale returns amounting to ₹100 नहीं 10 रुपये का एक था, 10 रुपये 50 का था। अच्छा, सॉरी, वो देखो आ गया, इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी क्लास चल रही थी यार? हाँ चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, हमने भी ना अभी ऐसे इंट्रो वाले काम ही किए हैं, लेकिन ले लेना, पार्ट 1 नहीं है, अभी पार्ट 2 शुरू ही हुआ है। अभी हमने ये क्रेडिट नोट की बात शुरू की है। क्रेडिट नोट क्या होता है वो तो आपको वैसे ही आता होगा, ताज़ा पढ़ा है आपने। आई हैव एक्सेप्टेड सेल रिटर्न अमाउंटिंग टू ₹, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर बात करता हूँ ताकि आपको बात भी समझ आ जाए। बच्चा कहने लगा कि जी वो मुझे कह के भेजा था हुसैन भाई ने कि उन्हें कहिएगा अगर एक्सेप्ट कर लें तो रिकॉर्ड अपडेट कर देना। उसे कहा हाँ ठीक है। अब एजाज़ ने क्या करना है, सेल रिटर्न की एंट्री क्या करेगा, बोलो सेल रिटर्न की एंट्री क्या करेगा? सेल रिटर्न डेबिट डेटर। अब डेटर क्या हो रहा है, डेटर क्या हो रहा है, यानी कि रिसीवेबल क्या हो रहा है, कम, रिसीवेबल। तो ये इसीलिए तो वेट कर रहा था, कौन, हुसैन, जाग के बैठे। हुसैन वेट क्यों कर रहा था, ये एजाज भाई जागे, हुसैन वेट क्यों कर रहा था कि एजाज का रिसीवेबल है, एजाज का राइट टू रिसीव कैश है। अपने राइट को अगर माफ़ कर सकता है तो वो खुद ही कर सकता है, तो उसने एक तरह से माफ़ ही किया है ना। अब उसने 500 नहीं 400 लेने, ऐसे ही है। तो एंट्री की उसने, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर हुसैन, क्रेडिट। अब हुसैन के नाम ये ख़त लिखा और इसमें इसने लिखा आई हैव क्रेडिटेड, हुसैन भाई आई हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट, ऐसे लिख लेते हैं, आई हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विद ₹100, और नीचे एजाज ने अपने साइन कर दिए। ठीक है जी, ओके डन। और ये पकड़ा दिया उस बच्चे को कि ये जाके मेरे भाई को दे देना मर्दान में। ठीक है, इसके ऊपर उसने एक हेडिंग भी डाली, ये है नोट जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्रेडिट किया है, मैंने आपके रिसीवेबल को क्रेडिट यानी कम किया है। ठीक है, अब ये क्रेडिट नोट किसने इशू किया, इशूड बाय सेलर। हमेशा याद रखना, क्रेडिट नोट कभी भी बायर इशू नहीं करता। ठीक है, हाँ ये इशूड बाय सेलर होता है, और यही वाले बच्चे के हाथ में, ये वाले बच्चे के हाथ में से दे के भेजा था। और जब इस बच्चे ने आके हुसैन के हाथ में ये पकड़ाना है तो उसने कहना है ओके रिसीव्ड, क्रेडिट नोट रिसीव्ड हो गया बाय बायर। और जब ये रिसीव कर लेता है तो फिर ये परचेज रिटर्न की एंट्री पास करता है। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, कितने से, 100 से। ठीक है, अच्छा वैसे आपस की बात है, किताबों में लिखा भी होता है, कभी परेशान हो या जहन में आए, इसने भी तो एजाज के अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये भी एक डेबिट नोट बना के भेज सकता है कि भाईजान मैंने भी आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, लेकिन भाई उसकी कोई वक़्त नहीं समझी जाती। देखो ना, मैंने आपके पैसे देने थे अब कम कर लिए हैं, ये बात वक़्त नहीं रखती,
लॉ की नज़र में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जिसने पैसे लेने थे उसने कहा मैंने 100 अब नहीं लेने, तो इसने कहा ठीक है मैंने भी अब 100 नहीं लेने, ठीक है ना। तो अगर डेबिट नोट की बात आ भी जाए तो बस फिर इसी तरह से सोचना कि वो डेबिट नोट तो बाद में इशू करना है, लेकिन इस तरह से वो कहता नहीं है। नॉर्मली सवालों के अंदर ये रूटीन होती है कि वो लिख देगा अ क्रेडिट नोट इशूड, अगली बात लिख दे फिर तो आसानी है। टू कस्टमर लिख देता तो पता लग जाता सेल रिटर्न है, आसानी हो जाती है। लेकिन कभी कभी सिर्फ यूं लिख देता है क्रेडिट नोट इशूड अमाउंटेड टू 100 रुपये। अब बैठे हैं मुंह उठा के क्रेडिट नोट इशूड, ये सेल रिटर्न है परचेज रिटर्न है, उन्होंने कस्टमर सप्लायर तो लिखा नहीं। तो भाई क्रेडिट नोट इशूड, इशू करता ही कौन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेल रिटर्न है। और अगर लिखा हो सवाल में क्रेडिट नोट रिसीव्ड तो ये क्या है, ये परचेज रिटर्न की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ डेबिट नोट भी इसके ऑपोजिट चलता है लेकिन उसकी कोई वक़्त नहीं और वो टेस्ट भी नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ मिले आपको, अगर आपको यहाँ अब जो खुलासा निकला इस बात का वो क्या है कि अगर सवाल के अंदर लिखा हो क्रेडिट नोट इशूड, सिर्फ यही लिखा हो, देखो ना, अगर तो ये लिख दे कि क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर इशूड बाय सेलर, फिर तो आपको निशानी मिल गई। लेकिन सिर्फ इतना लिखा हो क्रेडिट नोट इशूड, तो इसको भी देखते ही आपको क्या पता लग जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, सेल रिटर्न। इशूअर कौन होता है, जिसने क्रेडिट किया अपने रिसीवेबल को, ठीक है। और दूसरी बात उसी सवाल के अंदर ये भी लिखा हो सकता है परेशान करने के लिए, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, ABC कंपनी रिसीव्ड क्रेडिट नोट्स, तो इसका मतलब आगे कुछ भी ना लिखे तो मतलब ये क्या होगी, पर सेल ना बोलो, खुदा का नाम लो, 10-15 मिनट से मैं एक बात कर रहा हूँ जी, परचेज रिटर्न। पिक्चर ले लें जी, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पेंडिंग था। समझ आ गई है भाई, इतनी सी बात सिर्फ आपको समझानी थी। वैसे रट्टा भी लग सकता था, अगर सवाल में लिखा हो क्रेडिट नोट इशूड तो वो सेल रिटर्न होती है, और अगर सवाल में लिखा हो क्रेडिट नोट रिसीव तो वो परे वाली साइड रट्टा लग सकती थी। लेकिन चलें अब ज़रा समझ आ गई है तो ज़िंदगी में ज़रा आसानी हो जाएगी। बाकी बात वही वाली याद रखनी है, इसको याद रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यानी कॉन्सेप्ट दे के मैं कह सकता हूँ ना आपको, हाँ हूँ याद कर लो, है गल। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, एक पॉइंट को मैंने क्यों हाईलाइट किया, 3.5 पेज 362 पे है, देखते हैं। ये मैं पेज दे दूंगा एंड पे आपको, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो पेज पे मैं टिक शिक कर रहा हूँ ना, ये मैंने इसलिए नहीं कॉपी करवाया था, फाइनल नहीं था। लेकिन जब आपकी कॉपीज़ हो रही थी तब तक वो फाइनल हो गया था, जो चीज़ें रहती थी। फिर भी मैंने, आपने देखा होगा कि हर एक के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ी हुई है, कुछ और भी निकल आता है यार, और एंड पे एक वैसे भी छोड़ दिया यार, कोई और भी आ जाता है, फिर ये जगह तो है ही खाली, ठीक है ना। खैर कहाँ थे हम, सॉरी जज्बात में उधर। कितना जी, पेज कौन सा, अच्छा हाँ ये पेंडिंग लिखा हुआ है, चलो पढ़ लें इसमें क्या पेंडिंग है। करेक्शन ऑफ, देखो ये बात कुछ ऐसे चल रही थी, इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात हो रही थी, इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज ऑन प्रॉफिट्स। ये हमने ट्रीटमेंट देखा था कि इनकम्स बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ा दो, इनकम कम हो तो प्रॉफिट कम कर दो, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम करो, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ा दो, यही सीखा था ना। तो यही इम्पैक्ट थे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थी, आपको होमवर्क दी थी, उम्मीद तो है आप लोगों ने कर ली होंगी, ठीक है। इसी के अंदर चलते 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 एक लाइन ये आई थी, मैंने पेंडिंग की थी क्योंकि उस वक्त हमने IAS 8 नहीं पढ़ा हुआ था। यानी पिछली जितनी बातें हुई हैं वो सारी की सारी बातें करंट ईयर के एरर्स को सही करने की बातें थी, ठीक है। लेकिन अगर कभी प्रायर ईयर का एरर पकड़ा जाए और उसको सही करना पड़े तो फिर IAS 8 अप्लाई होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ था। और IAS 8 अप्लाई होकर क्या बताता है भाई,
नहीं क्या रिट्रोस्पेक्टिव क्या नहीं, मतलब क्या भाई एक सादा सी बात है, IS8 अप्लाई होकर ये बताता है पिछले साल का एरर अगर इस साल में सही करोगे तो प्रॉफिट हिट नहीं हो सकता, रिटेन्ड अर्निंग्स हिट होंगी। इतनी सी बात है करेक्शन ऑफ एरर के कॉन्टेक्स्ट में। मैं IS8 नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे। आपको याद है जब एंड पे मैंने एक जर्नल एंट्री करनी सिखाई थी तो मैंने कहा था पिछले सारे सालों की एडजस्टमेंट्स को करो कंबाइन, एसेट्स लायबिलिटीज का इंपैक्ट लो, बैलेंसिंग कहाँ फेंक दो, रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि पिछले सालों का प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास नहीं है कि हम एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड कर सकें। तो IS8 की एप्लीकेशन करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में सिर्फ इतनी सी है, करंट ईयर का एरर सही करो तो उसके अंदर P&L को हिट करना प्लस माइनस में, अगर प्रीवियस ईयर का कोई एरर सही करोगे तो IS8 अप्लाई होगा। और वो क्या कहता है, पिछला साल हमारे हाथों से निकल चुका है, पिछले साल के प्रॉफिट्स हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उसमें किसको हिट कर दो, रिटेन्ड अर्निंग्स को। ओके, इतनी सी बात लिखिए, पढ़ो IS8। यार आगे ना इसका नाम लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में ले लिया करो ऐसे, तो बात इतनी सी रह जाएगी फिर। क्या IS8, ओ भाई हाईलाइट करना है, ओ आप थक गए लगता है। ओके, IS8 इज अप्लाइड फॉर करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। इससे पीछे वो करेक्शन ऑफ करंट ईयर एरर्स में कितनी एग्जांपल्स दे के आ रहा था, आपने खुद भी की थी, एक बार फिर पढ़ोगे तो वही रूटीन चल रही होती है अगर पढ़ना चाहो तो। वैसे जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे बस सवाल कर लिए हैं, ठीक है। शुरू वाला डाटा है जो मैंने कहा हुआ है वो टाइप्स ऑफ एरर और वो सारा पढ़ाया था, अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बड़ी मेहनत की थी इस टॉपिक पे हमने, इसको थ्योरी के हिसाब से भी बड़ा तैयार किया था। ये सारी बातें हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें, तो इन सारी बातों को आपने क्या याद करना था, मैंने याद ही करवा दिया था आपको, ठीक है। लेकिन आगे तो फिर वो एग्जांपल्स हैं उनके साथ तो मैंने फिर रीड ओनली लिखा हुआ है, आपको साथ साथ बताया हुआ सारा कुछ, ठीक है ना। उसी में से ये बात चली यहाँ से कि करेक्शन करनी हो अगर एरर्स की तो उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमने कहा जी प्रॉफिट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आती गई। अदर लाइन आइटम्स को रिवाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अनएडजस्टेड लिखते हैं, फिर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट ऐसे भी डाल लेते हैं, ये भी सीखा था हमने। फिर अदर लाइन आइटम्स, कोई बैलेंस शीट वगैरह के आइटम्स के ऊपर क्या असर पड़ना है, सारी चीज़ें, ये करेक्टिंग एंट्रीज हमने सीखी हुई थी, ठीक है। फिर ये एक लाइन आई, ये तो सारे फिर करंट ईयर के एरर्स को सही करवा रहा था। अगर प्रीवियस ईयर का कोई एरर पकड़ा जाए तो हमने IS8 में देख लिया था बाद में जाके, तो उसके बारे में सिर्फ ये लाइन लिखी थी, उस वक्त पेंडिंग इसलिए की थी कि वो समझ नहीं आ सकती थी आपको ये टॉपिक पढ़ते हुए, ठीक है। IS8 इज अप्लाइड फॉर करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स and effect of correction of errors relating to prior period to comparative period is presented in statement of changes in equity, ठीक है ना। कि उसने क्या कहा था कि जो पिछले साल या उससे पिछले साल के जो एरर्स होते हैं उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं प्रेजेंट करते थे ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में प्रेजेंट करते थे। जो साल सामने होता था उसमें तो फेस पे ही कर देते थे, लेकिन उससे पहले भी गलती होती थी तो कहाँ जाता था, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, यानी प्रॉफिट्स के ऊपर इस साल के इम्पैक्ट हम नहीं डाल सकते पिछले साल के एरर्स का, बस इतनी सी बात थी। अच्छा जी, MCQs बच्चों ने मुझे देने हैं अभी 11 बजे, तो फिर मैं देखूंगा कोई करवाने वाले हैं या नहीं है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे MCQs किए हैं, ज़रा दोबारा हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे MCQs किए हुए हैं, इधर भी थे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आपने एक काम करना है सब बच्चों ने, मेरी अब थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, बच्चे ज़्यादा है, मैं चाह रहा हूँ हाइब्रिड वाले भी सारे, आपने जैसे ही क्लास ख़त्म होनी है ये आपने फ़ौरन एक पेज के ऊपर लिखना है, सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर के MCQs की बात कर रहा हूँ, MCQ 1 2 3 4 5 जिस तरह से हैं, लेकिन प्लीज़ मैं ये बड़ी सीरियस एक्टिविटी करवा रहा हूँ, आपका और मेरा दोनों का टाइम ज़ाया हो जाएगा अगर सारे करने बैठ गए। तो जो मसले मसाइल वाले थे जेन्युइनली जिन्होंने सारे किए हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, फिर उनको देखने के बाद मैं मज़ीद भी खुद देख लूँगा, फिर मैं ज़रा सरसरी नज़र डाल के देख लूँगा ना कि कोई और मसला तो नहीं है, वरना मुझे हर एक को तफसीली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास ख़त्म होते ही जिन बच्चों ने सारे MCQs किए हुए हैं एक पेज के ऊपर लिखना है, छोटे से पेज पे लिखकर उसके ऊपर अपना नाम भी लिख, चले नाम रहने दें, फिर मैंने कहा चेक एंड बैलेंस रखना है, लेकिन ये कि नहीं नाम भी लिखना है, ठीक है। नाम लिखना है, दानिश जिस नाम ना लिखे उसको एक्सेप्ट ना करना सफ़ा, ठीक है ना। नाम लिखना है, CRN लिखना है, ताकि फिर कोई अगर खाम खा फ्रॉड भी लगा दे, खुशाब वाला बैठा हुआ हो सकता है वो यहाँ पे 40 लिख के ले आए, शरारती बंदे भी होते हैं ना, नहीं मैंने तुम्हें कह दिया माजरत, ठीक है ना। तो अपने उस सफ़े के ऊपर CRN नाम लिखें और MCQs लिख दें बस, ठीक है। वो आपने दानिश को जमा करवा देने हैं 11 बजे, मैं फिर उनको देख के ये MCQs करवा दूँगा। फ़िलहाल
ये येलो है, ये पेंडिंग है, येलो है और इसको हमने रेड भी कर दिया है, ख़तरे का निशान है, ये पेंडिंग है। अल्लाह करेगा ज़्यादा नहीं निकलेगा इसमें से कुछ, ठीक है। अच्छा जी, बाकी मेरे ख्याल से हमने कर ही लिया है करेक्शन को। अब मेरा दिल है, पूरा 1 घंटा पड़ा है, हम IS 16 के अंदर कुछ हैवी सारा काम है, यानी कि 2 हैवी काम है इस वक्त जिन पे टाइम लगना है। एक EPS का थोड़ा हैवी काम है, ठीक है, लेकिन इससे कम हैवी काम जो है वो PPE के अंदर है, तो मैं उधर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। दोनों ही करने हैं यार, ये सारा सफ़ा करना है, ठीक है। ब्रेक के बाद आओगे, ताज़ा दम हो गए तो फिर ये करवाऊंगा ना। इररिडीमेबल में बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे थे, फिर मैंने एक सवाल करवाना है जिसमें इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो गए, कुछ अरसा साल में कन्वर्टेबल रहे, कुछ अरसा कन्वर्ट हो गए, तो एक सवाल इस तरह का मैंने करवाना है। उसके बाद फिर PhD वाला सवाल करवाया था, वो डिस्कस करना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं की होती ना, ऐसे थका हुआ बच्चा होता है तो घूम जाता है। सीधी सीधी बातें पहले कर लें, सारी करना तो सारा कुछ ही है, ठीक है। अच्छा जी, रेशोज़ के अंदर भी यार बड़ी थेरी बड़ा तंग करती है। ये छोटे छोटे काम कर लेंगे, ट्रांसफ़र पॉइंट ये वो। एनपीओ के अंदर बच्चों मैं ज़रा 4 टिक लगाना चाह रहा हूँ, मेरी तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। क्या, एक तो आपको मैंने मॉडर्ना दे दिया था, कितने बच्चों ने देख लिया था इसको, किसी ने देखा था? फ़ायदा हुआ या बस ठीक था, बगैर उसको देखे भी काम हो गया था, सही, ठीक है। चलें, बहरहाल ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, ग्रुप्स के अंदर उसका लिंक शेयर्ड है। बाकी सारे लेक्चर्स लाइन में मेरे पास लगे हुए हैं, मसला सिर्फ मेरे टाइम का है, मैं खुद देखे बगैर आपको वो शेयर नहीं कर सकता। अब जब मैं शेयर करूँगा तो छोटी सी कमेंट्री मैं पहले ऐड कर दूँगा, चाहे मैं यहीं पे आके रिकॉर्ड कर लूँ कैमरा में और उसको मैं अटैच कर दूँ यहीं पे रिकॉर्ड करके कि जी ये एंट्री आएगी, इसको आपने ऐसे ऐसे चेंज कर देना है लेक्चर के अंदर। सवाल पुरानी तरतीब पे हुए हैं ना, तो बस उसको देखना हो तो देख लीजिएगा। तो वो इसलिए मैंने अभी तक पेंडिंग रखे हुए हैं, तो ये पेंडिंग हैं और ये आज पेंडिंग ही रहेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं देखे। जाहिर सी बात है, इस पर टाइम लगता है, चीज़ों पे टाइम लगता है करने में, और जो चीज़ें ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जिनको आपको करवा के भेजना था, मैंने ज़रा उन पे आज ज़ोर ज़्यादा दिया है। तो ये तो लेक्चर्स हैं अवेलेबल, मेरे पास पड़े हुए हैं इस वक्त लैपटॉप के अंदर, बस उनको एक बार सुन के उनको अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये सवाल मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा, डिफरेंट सवाल है। एक तो तरतीब थोड़ी वर्किंग की इसमें ज़रा अजीब सी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सवाल के अंदर, दरवाज़ा सही बंद करने आमिर, इस सवाल के अंदर रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है। इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया उसने, रिसीट पेमेंट कह रहा है बना दो, तो इस तरह भी हो सकते हैं सवाल, तो एक सवाल इस तरह का हो जाए। बाकी तो एनपीओ के अंदर आपको पता है हमने उसका जूस काफ़ी निकाल लिया था, इंशाल्लाह उसमें और मसला कोई नहीं आने लगा। अच्छा, तो पीपीई के ऊपर आते हैं जी। पीपीई के अंदर एक चीज़, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, पेंडिंग ही रही, ठीक है जी, इसको कर लेते हैं। यार कौन लोग हो तुम? यार सोल्यूशन कहाँ पे था इसका? हाँ, पास सोल्यूशन में कौन से सफ़े पे? मैं पहुंच गया, रहने दो, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। अच्छा जी, इधर देखें, पेज नंबर 209 पे आ जाएं प्लीज़। बेटा चुप कर जाए अब। हाँ जी, वॉल्यूम 1, IS 16 वॉल्यूम 1 में ही था। सवाल भी ओपन कर लेते हैं ज़रा। हाँ जी, मंडे लिमिटेड कर फ्राइडे को रहे हैं। यार बोल क्यों रहे हैं आप लोग भाई, बोल क्यों रहे हैं? अच्छी भली क्लास चल रही है, चलने में प्लीज़। ये आगे आया है ना, मसले शुरू हो गए हैं, मैंने अब उठा देना है तुम्हें। तुम कसम से भी नहीं बोलोगे तो मैंने उठा देना है, मैंने उठा देना है तुम्हें, कोई भी बोला मैंने तुम्हें उठा देना है।
दानी जरा आगे आगे बैठे हैं, शुरू हो रहे हैं ये लोग, ठीक है ना, सफाई करें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू मंडे, सवाल करते गए, सारा सवाल हमने कर लिया, कोई मसला नहीं हुआ था, सवाल हमने सारा किया हुआ है, ऐसे ही है ना। हाँ, एक मसला आया, वो मसला था हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द बुक वैल्यू वुड हैव बीन। अब ये कहाँ से निकाला, हमें कहीं पे उसने सवाल के अंदर कॉस्ट नहीं दी थी। ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेट कर रहा है जो ऑफिस बिल्डिंग की यकम जनवरी पे, वो कहता है जी 8.5 है। अब असल में ये ऑफिस बिल्डिंग कब रीवैल्यू हुई थी, असल कॉस्ट कितनी थी, कोई लाइफ शाइफ कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें, ठीक है। अच्छा, जो अगला काम किया हुआ वो तो हमने किया ही हुआ था, ये आपके सामने वर्किंग ईयर से आगे जो हमने की थी, जिसमें 17 निकालना सीखा था पहली बार, जो हड़प्पा वाले सवाल में दोबारा रिवाइज भी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये था कि हमें ये बुक वैल्यू हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाला डिस्क्लोजर बनाना नहीं आ रहा था, तो हमने एक छोटा सा रूल यहाँ पे सीखना होता है। इस रूल को मैं प्रूफ तो कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली लगाना आपको रट्टा ही पड़ेगा। वो क्या है कि अगर नहीं प्रूफ भी करूँगा ना, रट्टा बगैर प्रूफ के मज़ा नहीं ना आता, फिर ऐसे तो नहीं ना हो सकता, ठीक है। एक मतलब आप कॉन्सेप्ट होगा, फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता है बंदा। अगर मुझे 31 दिसंबर 18 पर खड़े होकर बुक वैल्यू चाहिए, उसके निकालने का तरीका क्या है, मैं नहीं है कॉस्ट नहीं है, डेफिसिट करके नहीं आ सकता, मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। मैं रीवैल्यूएशन के डेट से इमीडिएटली पहला, रीवैल्यूएशन की डेट से इमीडिएटली पहले की बुक वैल्यू एक शॉर्टकट से निकाल सकता हूँ। वो शॉर्टकट क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ो, अगर लॉस आ रहा है आपके सामने तो उसको ऐड कर दो, और अगर सरप्लस आ रहा है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब ये रट्टा लगाना तो है, लेकिन इसकी तसल्ली के लिए कि ये वाकई काम ऐसे हो जाता है, हम प्रूव कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ इस रूल को प्रूव करने के लिए जो सवाल सिलेक्ट किए थे वो आपके वही पसंदीदा सवाल थे जिनमें 3-3, 4-4 साल की रिवैल्यूएशन होती रही थी, याद आ रहा है। हर मुश्किल काम उसी में सीखते थे, वो मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास प्लान के अंदर, नहीं ये तो लास्ट क्लास प्लान है, ये याद आया ये सवाल, बोलो। अच्छा, इन सवालों ने बड़ी हेल्प की हमारी, मेहनत तो कर ली थी हमने, लेकिन इन सवालों ने हमारी बहुत हेल्प की, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, भाई यार चुप करके बैठो यार प्लीज़, मैं बता रहा हूँ, और दानिश ने डरना डरना किसी से नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे डॉन सिर्फ मैं हूँ। प्लीज़ यार आखिरी दिन है, पढ़ लो प्लीज़, मतलब बहुत अहम बातें यार, छोटी छोटी बातें बहुत अहम हैं, सारे सेशन की मेहनत ना ज़ाया करो, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, जिससे आप रीवैल्यूएशन के दिन से इमीडिएटली पहले की बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन निकाल सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ो और सामने देखो, सिर्फ एक चीज़ को देखना, दोनों को नहीं देखना, सरप्लस लॉस दोनों भी हैं, तो सिर्फ मतलब लॉस अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब पहले मैं ये समझाता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे सवाल ने मुझे कहा कि 31 दिसंबर 13 की बुक वैल्यू निकाल दो, कॉस्ट वगैरह नहीं दी हुई थी, मेरे सामने सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट आ रही थी और मेरे सामने रीवैल्यूएशन सरप्लस था। मैंने आपको रूल क्या सिखाया, नहीं 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 नहीं, अभी वाला रूल क्या, अभी वाला रूल क्या सिखाया है, रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ो, अगर लॉस है तो ऐड करो, सरप्लस है तो माइनस करो। जरा कैलकुलेटर पकड़े, $323 में माइनस किया 35 तो क्या आ गया। अच्छा, ये तो इत्तेफाक से सामने है भी हुई, उसकी वजह यह है कि अभी पहली रिवैल्यूएशन थी, यहां पे तो मजा ना आया, आगे चलते हैं। इधर दोबारा रिवैल्यू हो रहा है, बोलो। अब मुझे 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू चाहिए, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन,
लेकिन मेरे पास ऊपर का कोई डाटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ इतना डाटा है, सिर्फ ये। अब क्या करूं, इधर देखो 208 है, बोलो लॉस आया था, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं, लॉस ये बचा है, सरप्लस भी तो खाया गया, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं लॉस आया था, देखना यहां से है सरप्लस आया है या लॉस आया, यहां से देखकर फिर रूल अपना लगाना है, ठीक है। रूल लगाना है, क्या रूल लगाएंगे, अगर लॉस है तो रीवैल्यूड अमाउंट जो पड़ी है उसमें इसको ऐड कर दो, जैसे मंडे वाले सवाल में भी हुआ है, ठीक है। तो करो 208 जमा 8 216। अच्छा, अब मेरे वो वर्किंग करनी पड़ेगी, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, तो फिर स्ट्रेट लाइन वाली हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली, यकम जनवरी 12 से शुरू करूंगा और चलते 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 31 दिसंबर 15 तक आऊंगा। वो काम मैं घर से करके लाया हूँ आपके लिए, ताकि वो वर्किंग आपको करनी ना पड़े, आपका टाइम ना ज़ाया हो। ये देखो 31 दिसंबर 15 पर क्या बुक वैल्यू आ रही है, 216। ये कौन सी है जरा देखो, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने निकाली हुई है, 360 माइनस 36 36 36 36 36 36 स्ट्रेट लाइन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि इसने 216 होना है 31 दिसंबर 15 पे, मैंने यहां से शॉर्टकट से निकाला है। क्या रूल लगाया, रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ो, उसमें अगर सरप्लस है, इधर से देखना है, सरप्लस है तो फिर सरप्लस वाले कॉलम में जाके उस फिगर को माइनस कर देना है, आपको इमीडिएटली पिछली बुक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और अगर लॉस आ रहा है तो लॉस वाले कॉलम में जाओ, लॉस को क्या कर दो, ऐड 208 प्लस 8 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 216। ये क्या है, ये इमीडिएटली पहले, मतलब 31 दिसंबर 15 ही है ना, 31 दिसंबर 15 पर रीवैल्यूएशन से पहले बुक वैल्यू कितनी थी, 216। ये आपने निकाला कैलकुलेटर पे रूल लगा के, ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाला, ठीक है। आजमाइश शर्त है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 17 पे उसने हमें रीवैल्यूड अमाउंट दे दी, हमें सरप्लस वगैरह का डाटा भी दे दिया, लेकिन और कुछ भी नहीं बताया ऊपर से सारी कहानी। और हमने सब नोट बनाना है हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन का। तो अब इधर देखो आ क्या रहा है, सरप्लस, तो फिर सरप्लस के कॉलम को देखो अब, यानी कि देखना है सरप्लस से लॉस आ रहा है वो यहां से देखो, लेकिन फिगर कौन सी उठानी है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट के बाद निकलती है ना। सरप्लस आया तो पहले लॉस को खाया, तो सरप्लस ये आया, फिर लॉस आया पहले उसने सरप्लस को खाया, फिर लॉस ये आया, इसलिए इस तरह से कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखा सरप्लस है, ठीक है। अब 167 को पकड़ा और सरप्लस को पकड़ा, इसको माइनस किया, 144 31 दिसंबर 17 पे, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। अब याद करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बोलो सरप्लस आया और नीचे लॉस भी आ रहा और प्रॉफिट भी। भाई यहां पे अगर आप पहुंच गए हो ना, मिसाल यहां पे आप पहुंच गए हो, तो उसके बाद आप आगे चल भी सकते हो, ठीक है, उससे आगे चल भी सकते हो। फिर ये मैं दूसरे सवाल में समझाता हूं, ये समझ आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में इधर देखो, मैंने ये ना तीनों की आपको यहाँ पे छोटी सी वर्किंग भी बना दी थी रात को, कि 323 आपने सबसे पहले लिखा, सरप्लस कितना पड़ा था 35, आपने उसको ऐड किया तो 288 बन गया, ठीक है। फिर 208 देखा आपने, 8 का लॉस पड़ा था, 208 में 8 को प्लस किया 216 बन गया, ये बी सी मैंने ए प्लस बी माइनस इस तरह किया हुआ, ठीक है। अभी 167 आपने देखा, 23 का सरप्लस आ रहा था, माइनस किया तो 144 आ गया, तो हैंस अप्रूव्ड हो गया, तो ठीक है। तो इसके लिए फिर रूल क्या बना, रूल तो ये बना, लास्ट रिवैल्यूएशन से इमीडिएटली पहले, उर्दू के अंदर लिखा हुआ आपके लिए मैंने, लास्ट रिवैल्यूएशन से इमीडिएटली पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट, उर्दू में लिखा आपके लिए। अब रात को अंग्रेजी को नहीं आ रही होती, रात को बस शुक्र करो ये भी आ रही थी बातें। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है तो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट में, ठीक है, सरप्लस लेस करने से निकल आएगी बुक वैल्यू। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो लास्ट रिवैल्यूएशन अमाउंट में रिवैल्यूएशन लॉस ऐड करने से निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो अच्छा अप्लाई होता है, अप्लाई दूसरे पे भी हो जाता है जो सवाल सामने था, लेकिन उसमें मसला सिर्फ ये होगा कि वो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है ना, तो रिवैल्यूएशन के दिन वो बुक वैल्यू नहीं देगा, उससे एक दिन पीछे की दे रहा होगा और पिछले साल का आखिरी दिन होगा, ये फर्क पड़ेगा सिर्फ, ठीक है ना। आजमा तो इसको भी सकते हैं ना, अपना रूल तो जरा पक्का करें, ठीक है। रिपीट वाली क्लास नहीं है आज, ये रिपीट ही चल रहा है आज,
दोबारा नहीं बोलना। हाँ, पहले ही इसका बिल काफ़ी बन गया है आपकी तरफ। जी देखेंगे जी। भाई कह रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में भी वैसे ही करेंगे, कोई फर्क हो सकता है? नहीं, फर्क हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो उधर इधर इधर रीवैल्यूड एसिड भी तो रिड्यूसिंग बैलेंस ही चल रहा होगा। करवाया हुआ है सवाल आपको, उसूल यही रखना। अच्छा जी, दूसरे सवाल पे ज़रा आजमा लें ताकि भाई का रिपीट भी हो जाए। अब क्या करें, अब आखिरी क्लास में हारून का रिपीट तो नहीं छोड़ सकते, सारा सेशन हम करते रहे तो अगर बुरा ना मनाएं तो अगले सवाल में रिपीट कर दूं। अच्छा जी, इसमें मैंने पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता था हमारे असल में, वो जो असल बात तो वहां से निकली थी ना। मैं इसलिए तो करवा नहीं रहा था, मैं कहता था अच्छा करता हूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सेशन के दौरान के मैं इतना सा बस थोड़ा सा वो जो काम इधर किया वो कर लेता, वो वर्किंग बनी होती ज़रा इजी हो जाता। ठीक है ना। अब आराम सुकून से आज देख रहे हैं, बाकी काम खत्म हो गए, टेंशन हमारी खत्म है, अब बस सुकून से देख रहे हैं। ये सवाल के अंदर भी देखते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा मसला ये है कि 1 जनवरी में रीवैल्यूएशन होनी है तो इमीडिएटली पीछे बुक वैल्यू ये वाली निकलेगी, ठीक है ना। अब अगर मिसाल के तौर पे सवाल, चलो पहले ये अप्रूव तो कर लें, बाद में मिसाल के तौर पे देखते हैं। अब चलो जी कैलकुलेटर फाड़ लें कैलकुलेटर। 1 जनवरी 14 या उससे एक दिन पहले कह लो 31 दिसंबर 13, उसकी बुक वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाला डाटा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, 800 और ऊपर क्या नजर आ रहा है? सरप्लस है। अब नजर सरप्लस आ रहा है तो कॉलम सरप्लस वाले में जाना है। ठीक है, इनको क्या करना है? नेट करना है, यानी 800 माइनस 350 कितना बना? वो भी नजर भी आ रहा था 450। यहां तो नजर भी आ जाता है, यहां तो करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, पहले आई बुक वैल्यू वही रही होती है हिस्टोरिकल वाली। मसला तो आगे जाके होता है। ठीक है ना। यहां पे फिर रीवैल्यू हुआ। ठीक है, 250 रीवैल्यूड अमाउंट है, लॉस रहा है, इधर आ जाओ, लॉस को ऐड करना है। 250 जमा 150 400 बनता है। या अल्लाह खैर। 31 दिसंबर कौन सा होगा कौन सा दिन? 31 दिसंबर 15। ठीक है ना। ये क्या आ रहा है देखो, आपने क्या निकाला अभी? 400। वो क्या है? हिस्टोरिकल वाली बुक वैल्यू, और ये क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट की बुक वैल्यू। इसलिए फर्क है ना दोनों में, हम तो वही चाह रहे हैं निकालना। ठीक है, तो आपने क्या निकाला है? 400। क्या अल्लाह खैर, 31 दिसंबर 15 बोला। ओ, ये मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट में सवाल, ओ यार आजा यार, ये किया यार, आजा यार, ये किया हुआ। ठीक है, असल में अभी वो एक्सेल में पड़ा हुआ है ना, तंग करता है, ब्रेक नहीं चाहिए इसको। ये ठीक है, ताज़ा दम है जी। तो 31 दिसंबर, बस अब छुट्टी करते हैं, 45 मिनट रह गए, 45-50 मिनट के बाद बस फिर छुट्टी, फिर इंशाल्लाह के बाद मिलेंगे। और फिर FAR2 की भी टेंशन खत्म होगी मुझे, फिर आप होंगे, मैं होऊंगा, ये सफ़ा होगा खत्म। हाँ, चाय भी होगी, लेकिन असर के बाद अगर क्लास गई तो, अच्छा ना भी गई तो होगी, लेकिन असर से पहले। देखो ना, पढ़ाई के दरमियान में अगर ऐसी कोई बात आती, देखो ना अब ये कितना टाइम, नहीं देखो ये कितना टाइम निकल गया अब, इसलिए चुप करके बैठो जी प्लीज। किधर गया था? हाँ, 31 दिसंबर 15 पे 400 ये आपने निकाला था। प्लीज बेटा, बहुत अहम बात कर रहा हूं, एक रट्टा लगाना है तो उसका असूल तो देख लो पहले। असूल देख लेना, मतलब कहता है यार कॉन्सेप्ट है, मुझे किसी ने रट्टा नहीं लगवाया, लेकिन पर्चे के लिए उन्होंने कहा था कि बस इतनी बात याद रखो, तो वो याद रख लो पर्चे के लिए, कभी जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, शॉर्टकट भी है एक तरह से। अच्छा सुनो, इधर देखो, ये 1 जनवरी 18 को अगर रीवैल्यू हो रहा है तो इमीडिएटली पहले फिर 31 दिसंबर 17 होगा। यहां पे जरा इजी क्या था, 31 दिसंबर 17 पे है तो फिर 31 दिसंबर 17 पे ही निकल आती थी बुक वैल्यू। यहां पे एक दिन जरा पीछे चला जाता है, बस इतना सा फर्क है। ओके, और ठीक है, सही है जी। हाँ, फर्क है सवाल में यही, रीवैल्यूएशन 31 दिसंबर, यहाँ रीवैल्यूएशन 1 जनवरी, लेकिन मैंने असूल क्या लिखवाया है? रीवैल्यूएशन से इमीडिएटली पीछे की बुक वैल्यू देगा ये फॉर्मूला। तो अगर 31 दिसंबर रीवैल्यूएशन हो रही है तो इमीडिएटली पीछे फिर 31 दिसंबर ही था। यहाँ पे 31 दिसंबर, यूं समझ लो 1 जनवरी है तो उससे एक दिन पीछे 31 दिसंबर पे क्लोजिंग बना लेते हैं हम। ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। अच्छा 600 पहले देखो क्या है, सरप्लस है, तो फिर ये दोनों कॉलम 600 में से माइनस करो 250, 350, 31 दिसंबर 17 पे। या अल्लाह है,
ये 31 में 17 में कितना आ रहा है? 350। ओके डन। तो अब उसूल लिखा जा सकता है। वैसे मैं ये तो नहीं शेयर करूंगा ना, ये वाला शेयर करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये वाला सफा तो कॉपी कर चलें देख लेंगे, कोई पता नहीं कॉपी में ये भी हो जाए कॉपी। अब इधर देखें, जरा जरा उसूल देख लें, पहले उसूल देख लें। लास्ट रिवैल्यूएशन से इमीडिएटली पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली बुक वैल्यू निकालने का। अगर सरप्लस आया है तो लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट में रिवैल्यूएशन सरप्लस लेस कर बुक वैल्यू, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस आया है, जुमला शुक्र है सही बन गया जुमला, पता नहीं मुझे तो लगा, अगर रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट में रिवैल्यूएशन लॉस ऐड करने से निकल आएगी क्या चीज? बुक वैल्यू। अच्छा बता देता हूँ ये जरा इसकी पिक्चर भी ले लेने बच्चों को, वारी वारी सवाल करो। हाँ जी कॉस्ट नहीं गिवन थी, वैसे शॉर्टकट है, कॉस्ट गिवन भी हो तो लगा सकते हैं, प्रूव तो हो ही गया, कोई प्रॉपर वर्किंग की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये लिखना होता है ला बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन इज रुपीज इतने, आगे जहां मर्जी वर्किंग करो। यही किया करेंगे, सिखाते हो तो बंदा लेंथी चीज ही सिखाता है, लेकिन अब पर्चे में जा रहे हो तो शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, पर्चे के लिए सिखा रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट दिया था, अब पर्चे में जा रहे हो, अब चोर रास्ते हैं। अच्छा भाई मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको मिसाल के तौर पे आप बना रहे हो 31 दिसंबर 15 के साल का नोट, ठीक है, मंडे के सवाल की तरह से, ठीक है। 31 दिसंबर 15 के साल का नोट बना रहे हैं, सब कुछ कर लिया आपने, बना लिया, बिल्कुल मंडे वाले सवाल जैसा ही यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन आपको कॉस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं थी, ओरिजिनल लाइफ वगैरह नहीं थी अवेलेबल, और आप हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाला सब नोट नहीं बना सक रहे थे। तो आपने कहा मुझे 31 दिसंबर 15 पे क्या चाहिए, लास्ट 31 दिसंबर 15 पे क्या चाहिए, बुक वैल्यू हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन। तो आपने इसको क्या किया, ऐड किया, 216 निकाल लिया। अब ये 216 आपका डिस्क्लोजर बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये रेंट पे रिवैल्यूएशन थी और ये रेंट पे बुक वैल्यू चाहिए थी, तो आसानी हो गई, ठीक है ना। यानी इमीडिएटली पहले का मतलब ये है कि यूं कह सकता हूं मैं, इससे ज़्यादा अच्छी बात मैं वहाँ पे लिख दूं तो मैं यूं लिखूंगा, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर बेसिकली ये बुक वैल्यू निकल रही होती है। मुझे इमीडिएटली पहले कहना ही नहीं चाहिए था, मैं उसको सही भी कर लेता हूँ। चलें आप लोगों की बरकत से ये भी सही हो गया, मैं भी सीख रहा होता हूँ ना हर दफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मसला क्या है। मिसाल के तौर पे आप 31 दिसंबर 15 का अगर नोट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन तो ये हुई पड़ी है, या रिवैल्यूएशन ये तो भी हुई नहीं, तो आगे है, रिवैल्यूएशन ये हुई पड़ी है, तो यहाँ जाओगे। अब यहाँ पे जब आप बुक वैल्यू निकालोगे तो आपको 14 और 15 की डेप्रिसिएशन निकाल के लानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा मसला है। ये बात समझ आई है? हाँ, अगर आप 16 में खड़े हो तो फिर यहाँ से आप बुक वैल्यू निकालोगे और फिर एक डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी पड़ेगी। यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो बस देख लो किस दिन पे उसने निकाल के दे दिया बुक वैल्यू। जिस दिन बुक वैल्यू निकल आई है उसके बाद ये देख लो नोट में किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए। जितना आगे आना हो, फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना, उससे आगे आप आ सकते हो। सर यानी जब स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। बस ऐसे ही लग रहा है, मतलब मैं इतना जानना नहीं चाह रहा इस बात के अंदर कि इतनी बात है नहीं जितनी आप कर रहे हो। मैंने सादा सी बात कही है, मैं इस जुमले को ज़रा बेहतर कर दूं, आपके लिए। ये इसको ऐसे कर देते हैं, लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन, ऐसे कर लेते हैं, ये फिर ज़्यादा बेहतर कर देगा बात को, ताकि आपका उस दिन निकल आएगी, फिर देख लो कहाँ पे पहुँचना है। अब अगर ये एंड वाली होगी तो उसमें जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं पे पहुँचना होता है, टेंशन ख़त्म, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। नहीं तो अगर करना पड़े एक आधा साल डेफिसिट तो कर लेना, लेकिन ये सिचुएशन बस ऐसे ही सवालों के अंदर लगेगी। इन सवालों के अंदर आपने मंडे वाले सवाल की तरह से किया है। बाकी मेरा मशवरा अभी भी यही है, ऐसा सवाल आए तो फिर इस तरफ जाना, वरना सुकून से नज़र आ रही हो कॉस्ट और रिकमेंडेशन माइनस करो, उस काम में टाइम आपको कम ही लगता है, ठीक है। तो बहरहाल मशवरा मेरा स्टिल यही है। खैर इसको मैं सही कर रहा हूँ, क्या लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन ये ज़्यादा बेहतर है, इमीडिएटली पहले मतलब वही बात ही होती है ना। तो लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट है ये, ठीक है। ओके सही कर लो। अच्छा जी, अच्छा वो असल सवाल तो देखें भाई, जहां से कहानी शुरू हुई थी। अंडे गरम अंडे माशाल्लाह।
कभी कभी क्लास ऐसी होती है, इतना तो नहीं है, लास्ट में मेरी क्लास मेरी क्लास की लड़कियां भी मुझे जुगते मारती थी। मैं कहा यार कोई नहीं, शरीफ आदमी है, लब गया तो। अच्छा इधर देखें जी प्लीज़, बुक वैल्यू चाहिए थी 31 दिसंबर 18 पर 178 रुपये रीवैल्यूड अमाउंट थी। लॉस आ रहा था 78 में से 6 को ऐड किया तो ये कितना आ गया 184, उठा के 184 इधर लिख दिया, डिस्क्लोज हो गया। ठीक है, टिक कर लें अब इसको। खबरदार किसी ने ये मुझे कहा कि ये भी करवाना है अभी। सर अगर ये रिवैल्यूएशन है ना, ये तो 18 पे दी होती और मांगते 31 दिसंबर 18 को। हाँ, तो फिर इस दिन की बुक वैल्यू आ जाती ना, तो फिर उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके यहाँ पर लाते, जाहिर सी बात है, लाना पड़ना था ना फिर। ठीक है, सर वो उन्होंने लेके आए थे 36 में माइनस 12 बेटा वो रीवैल्यूड अमाउंट में से माइनस हुआ पड़ा है ना, कॉस्ट में से माइनस नहीं ना हुआ। यानी आपकी जो यहाँ पे फिगर निकलेगी ना इस दिन वाली, वो भाई चुप, वो इस दिन की बुक वैल्यू होगी, उसको इस दिन की रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करोगे तो फिर आपकी स्ट्रेट लाइन वाली डेप्शन ही आएगी और फिर बुक वैल्यू पे पहुंच जाओगे, स्ट्रेट लाइन उसके हिस्टोरिकल वाली। ठीक है भाई, मत बोलो ना। अब मत को आप दिमाग से निकाल देते हैं और बोलो ना, समझते हो कि मैं कह रहा हूं बोलो ना यार, नहीं मैं कह रहा हूं मत बोलें। ठीक है जी, अच्छा, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर आखिरी चीज़ है, इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर आसान चीज़ है, सिर्फ आप लोगों को पेंडिंग करवा दिया था, करेंगे, और वो उसकी भी वजह ओवरऑलिंग का कॉस्ट थी, जिसकी एग्जांपल आई कैप ने इस दफ़ा डाला अपनी किताब में, पहले नहीं इस तरह से रखा हुआ था। तो खैर ओवरऑलिंग की कोई एग्जांपल नहीं थी किताब में मुझे मिली, तो ग्रिपिंग IFRS से किताब है, मैंने वहाँ से कुछ एग्जांपल्स निकाल दी थी, उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा दो बदल करके तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही लंबा चैप्टर उस्ताद जी है, मुकदा ही नहीं। सोने आए हो, पहले लेट आए हो तुम। ये सवाल ये इस चैप्टर में ना सबसे कम निशान लगे हैं, ये भी हमने स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करते हुए निशान लगाए थे, है ना, क्योंकि ये उस वक्त किताब थी नहीं, वरना इधर जितना गंद पड़ा होना था ना। बहरहाल ये देखा कितनी मेहनत की थी हमने, भूल ना जाना ये मेहनतें की हुई। आखिरी महीने के अंदर आप लोग अपनी और मेरी की हुई मेहनत को सिफर भी कर सकते हो और बिल्कुल कमी बेशी को दूर करके पास भी कर सकते हो। सारा सेशन, एक बात बता दूं, अब ये एक तरफ था, और ये जो एक महीना कुछ दिन बन रहे हैं, आपका तो FR 1 का तो पेपर भी काफ़ी आगे जाके, किस डेट को है, 12 को। ठीक है ना, तो ये जो एक महीना कुछ दिन है, अब ये डिसाइड करेंगे कि आपने अच्छा पढ़ा और मैंने अच्छा पढ़ाया, या आपने सही पढ़ा और मैंने सही पढ़ाया, या आपने नहीं पढ़ा और मैंने नहीं पढ़ाया। सब कुछ पीछे रह जाना है अगर ये आखिरी महीने के अंदर आपकी मेहनत ना हुई तो। अल्लाह आप लोगों को सेहत से रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और सिर्फ पढ़ना है। इस सवा महीने में सिर्फ पढ़ाई वाला काम हो। इसके अंदर जो बच्चे भी एवरेज चलते रहे हैं, क्लासेस पढ़ ली, टेस्ट दे दू लिए, कभी पास हो गया कभी ना हुआ, ये सब वो बच्चे हैं जो पास होने वाले हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह पास होंगे, लेकिन ज़रूरत है आखिरी महीने की मेहनत की। और अगर आखिरी महीने मेहनत कर लेंगे तो ये सारे एवरेज स्टूडेंट्स भी पास हैं, और आखिरी महीने मेहनत ना करें तो जितने ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी बैठे होंगे फारिग हो जाएंगे, रिज़ल्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस आखिरी महीने की अफादियत को समझिए। यहाँ पे सारे हीरो ज़ीरो हो जाते हैं और काफ़ी ऐसे ही बस मेरे जैसे नालायक से वो हीरो भी बन जाते हैं पास होकर इस एक महीने की मेहनत करके। ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह। तो वैसे ही मेरे जहन में आ गया कि देखो हमने पैराज को भी हाईलाइट किया था यहाँ से पढ़ के और MCQs किए थे, और ये जुल्म हो गया मेरे साथ, शुरू में चला गया, आखिर में, सॉरी। अच्छा जी, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर पेज 114 पे आपको याद है मैंने आपको कॉस्ट डिटर्मिनेशन के अंदर कहा था कि इनिशियल मेजरमेंट होती है एट कॉस्ट,
वो यहाँ पे पढ़ा भी था हमने, फिर वो हाईलाइट किया हुआ स्टैंडर्ड में ये सारा। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी? इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? एट इट्स कॉस्ट। कॉस्ट में ये होता है, ये होता है। फिर मैंने पैराज हाईलाइट करवा दिए थे जब याद हो गया था आपको, आदत के मुताबिक जब याद हो गया था आपको तो मैंने पैरा हाईलाइट करवा दिए थे। टेंशन न लेना, कभी परिचय में आ जाए तो ये पैरा खोलोगे तो वहाँ पे सारा पड़ा हुआ है, याद आ रहा है? अच्छा, अब ये क्या है? इनिशियल मेजरमेंट। जब पहली बार एसेट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट में ये चीज़ें शामिल कर लें, उसको ऐड करके कैपिटलाइज कर लें, यानी एसेट रिकॉर्ड कर लें। भाईजान एसेट रिकॉर्ड कर लें, ठीक है? कर लें हम। अच्छा, अब एसेट रिकॉर्ड हो जाता है तो चलना शुरू होता है। अब मैंने कहा था चलते वक्त फिर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर उस पर इनकर होते हैं, ठीक है? वो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है उनमें से वो दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक, ये मैंने कहाँ बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे इसका काम है वहीं जाके बनाते हैं। मैंने बनाया था वैसे पहले रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, जो कौन से लेक्चर में बनाया था, कुछ याद? एड्डी गलना नहीं याद जी। चलें कोई बात नहीं, मैं कौन सा तफसील लिख रहा हूँ, लेकिन ये बन जाए तो अच्छा है सामने। सब्सीक्वेंट, हाँ याद आ रहा है। बहरहाल सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या होता है जी? ये डे टू डे सर्विसिंग ऑफ, डे टू डे सर्विसिंग ऑफ पीपीई। रेवेन्यू एक्सपेंस की क्या एग्जांपल स्टैंडर्ड देता है? डे टू डे सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस इसको हम कहते हैं, डे टू डे सर्विसिंग जी। लेक्चर चलें, डे टू डे सर्विसिंग, इसको आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है जी? इसके बारे में कहा गया है, इसको आप फॉरन प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया करो। इसको कैपिटलाइज, एसेट चल रहा है, खर्चे चल रहे हैं अभी भी इस पर। ये खर्चे ऐसे हैं जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाते नहीं हैं, तो ऐसे खर्चों को एक्सपेंस कहना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इनको आपने रिकॉर्ड कर लेना है, रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इन P&L व्हेन इनकर्ड। यही लिखा था शायद हमने, कुछ ऐसा ही, ठीक है जी? अच्छा, दूसरी किस्म है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंसेस जो कैपिटलाइज होने हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड होने हैं, ठीक है जी? उनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टैंडर्ड उसके बारे में ये कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करें तो उन्हें कैपिटलाइज कर लिया करो। ऐसे एक्सपेंसेस जो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करें, और रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या पढ़ा था हमने कि प्रोबेबल है कि फ्यूचर में बेनिफिट्स आएंगे, कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सकता, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर चूँकि सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर है तो उसूल ये रखा था हमने कि अगर एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ा दे, ठीक है? अब ये बात इतनी सी नहीं थी, बात थोड़ी तफसीली है यहाँ पे। यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें आती हैं। या तो वो इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट है, आसान अल्फाज में कहें तो लाइफ, प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ जाए, इसको क्या कहते हैं जी? इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट। इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या होगा? एनहेंसमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, लाइफ, एफिशिएंसी, इसी को कहते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट, ठीक है ना? अगला नहीं रहा, अगला तो ये है, अगला चलता रहे वो तो ये है सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, ठीक है? ये अगला नहीं रहा, ये इम्प्रूव हो गया, ठीक है? या दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट, ठीक है? एक आपने पार्ट रिप्लेस कर दिया, हयात इंडस्ट्रीज में एडजस्टमेंट भी रहती है,
और मैंने जो एग्जांपल डाली है वो वही उठा के डाल दिए ताकि वो भी हो जाए और याद भी हो जाए, रहता था ना जी। रिप्लेसमेंट ऑफ आ मेजर पार्ट। भाई रिपेयर, अब अगर नट बोल्ट कोई चेंज किया है तो वो कोई मेजर पार्ट नहीं होता, वो रिपेयर मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट, अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करे तो उसको कैपिटलाइज करो। रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट भी अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करे तो उसे कैपिटलाइज करो, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी शर्त और भी थी, वो क्या थी? कैपिटलाइज न्यू एंड डिस्पोज ओल्ड, ये ज़रूरी है, ओल्ड पार्ट को डिस्पोज करना। देख लेते हैं अभी एग्जांपल, इसीलिए लेके आया हूँ आज। और तीसरी चीज़ है जी मेजर ओवरऑल या मेजर इंस्पेक्शन, ओवरऑल या मेजर इंस्पेक्शन। देखें जी, ओवरऑलिंग का मतलब ये होता है कि एसेट अपनी कैपेसिटी से बेहतर चलने लग जाता है। ओवरऑलिंग एक ऐसा हम उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, वो एनहांस हो जाता है। एग्जांपल्स में जाके देखते हैं। और मेजर इंस्पेक्शन ये नॉर्मली इस किस्म की चीज़ों में होती है, जैसे हवाई जहाज़ वगैरह हैं, तो हुकूमत की तरफ से उन पर पाबंदी होती है कि मिसाल के तौर पे हर तीसरे साल आपने, हर 3 साल के बाद आपने मेजर इंस्पेक्शन करवानी है, सारा पुर्जा खोल के जहाज़ का चेक करते हैं, ठीक है। मतलब रिस्की काम है ना, तो ये इनके ऊपर पाबंदी लॉ के अंदर लिखा हुआ है एविएशन के कि इतने साल बाद हमारे मुल्क के अंदर चलने वाला जो जहाज़ इधर उड़ना चाहता है उसकी इंस्पेक्शन हर 2 साल होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो 2 साल बाद ये जो कॉस्ट इनकर हो रही है ये ज़रूरी खर्चा है, इसके बगैर एसेट चल नहीं सकता। अब ये ना कहना इंस्पेक्शन के बगैर उड़ तो जाता है, मैंने उड़ा के देखा था, भाई उड़ तो जाता है, लेकिन बहरहाल अगर लॉ को देखा जाए तो 2 साल बाद अगर इंस्पेक्शन नहीं हुई तो जहाज़ को ग्राउंड पे होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरी खर्चा है, मेजर इंस्पेक्शन हो या ओवरऑल हो, इसको भी आपने क्या करना होता है, इसको भी आपने कैपिटलाइज करना होता है। अच्छा मैंने वैसे ना एक सवाल के अंदर इसको सिर्फ आई थिंक एक सवाल के अंदर ही कैपिटलाइज भी करवाया पहले, और फिर उसको ख़त्म करके अगली भी करवा दी है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कैपिटलाइज करना है। और अगर पहले से कोई ओवरऑलिंग थी जो ख़त्म हो गई है तो उसको फिर आपने समझो डिस्पोजल भी उसका रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए भी ऐसे लिख देता हूँ, कैपिटलाइज न्यू जी। इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये ज़रूरी खर्चा है, इसके बगैर एसेट चल ही नहीं सकता। एसेट को चलाने के लिए सारे ज़रूरी खर्चे एसिडी कॉस्ट में ऐड होते हैं। वो अलग बात है कि ये पार्ट की तरह से होगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी लाइफ पूरे में नहीं चलनी है ना, अभी देख लेते हैं ज़रा एग्जांपल भी देख लो। यानी अगर हवाई जहाज़ की लाइफ 10 साल है, मेरी एग्जांपल के अंदर ऐसे ही गालिबन इसकी लाइफ 2 साल है, तो 2 साल इसको डेप्रिशिएट करके ख़त्म कर दोगे, फिर नई को ऐड करोगे, फिर ख़त्म कर दोगे। लेकिन ये मेजर ओवरऑल या मेजर इंस्पेक्शन ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि जी अलग से कर लेते हैं, ठीक है जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरऑल इज डी रिकग्नाइज लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रोवाइडेड रिप्लेस पार्ट इज, यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ये क्या लिखा है, एनहेंसिंग परफॉर्मेंस और एक्सटेंडिंग इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है ना जी। ये भी मतलब कैपिटलाइज न्यू एंड डिस्पोज, ये डिस्पोज का मतलब निकाल दो किताबों से ओल्ड वाली, दो तो नहीं ना हो सकती, ठीक है। अब ये मैं एग्जाम्पल्स 4 लेकर आया हूँ आपके लिए, वो चारों एग्जाम्पल्स यहाँ पे रेफ़र कर देंगे, ठीक है। ये आखिरी बात है बस, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ और करना है या, ठीक है। अब लालच आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्या अच्छा बनाओ। मैं कह रहा था एग्जाम्पल प्लीज़, जब लिख लूँगा एग्जाम्पल आपके हैंडआउट की तो एक ही बार तस्वीर बना लेना, ओवरऑल ही बनाना, मतलब इसके नीचे से मैंने लिखना एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 इस तरह से करके, और तो कुछ नहीं करना। हाँ, ओवरऑलिंग यही है। इम्प्रूवमेंट होती है उसकी डिस्कशन फिर कर लेंगे किसी वक्त, फिलहाल ओवरऑलिंग होती है इम्प्रूवमेंट, ये मेरे कहने पे मान के इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लो, ठीक है ना। मेजर ओवरऑलिंग, लेकिन बात होगी मेजर ओवरऑलिंग, ठीक है। मैं आपको स्टैंडर्ड के अल्फाज पढ़ा दूंगा किसी वक्त, अगर टाइम मिल गया आज ही तो मैं देख लूंगा वहाँ से, ठीक है ना। बस मेजर ओवरऑलिंग इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी तो उस्ताद कह रहा है तो मान लो,
मेजर इंस्पेक्शन और मेजर ओवरऑलिंग, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। खाली ओवरऑलिंग भी फिलहाल कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन्ड यूजिंग 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स गिवन इन। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, आ जाएं अपने हैंड आउट पे। ये लाहौर कलंदर हो गई एग्जाम्पल, सुभान अल्लाह। ये अभी रहती है, ये हमारे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट कुछ हो जाने हैं, बदतमीज़ ना हो तो। लें जी, इधर देखें जी। एन एंटिटी परचेजेज फॉर 100,000 अ सेकेंड हैंड डिलीवरी व्हीकल। मैं एंट्रीज करवाऊंगा नहीं, आपसे सिर्फ डिस्कस करूंगा। मैंने आपके लिए की है एंट्री, सारी रात लगाने का मकसद ही यही था कि आज टाइम कम लगे ना, ठीक है। अच्छा, एन एंटिटी परचेजेज फॉर 100,000 अ सेकेंड हैंड वाला डिलीवरी व्हीकल दैट हैज़ एन ओल्ड पुराना सा इंजन। द एंटिटी हैज़ द ओल्ड इंजन ओवरऑल्ड a few days after acquisition at a cost of 20,000। अब ऐसी बात सवाल में लिखेगा। असल में ना, जब हम इस असम्पशन पे चलते हैं ना कि सवाल हमें लटका देगा हवा में, तो हम परेशान होते हैं। भाई ऐसा शाज़ो नादिर होता है, गलती से कुछ रह जाए तो वो कभी कभार होता है। वो फिर जब होता है तो सबके साथ ही होता है। फिर जो असम्पशन लोगे इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सवालों के अंदर बात बताई जाती है सारी की सारी, ठीक है ना। ओवरऑलिंग होगी तो वो आपको इंडिकेशन दे देगा, ठीक है। लेकिन लफ्ज़ मेजर ओवरऑल लिखा हो तो मेरा मशवरा यही है कि उसको कैपिटलाइज करना। वैसे वो ये बात लिख देगा इस तरह की, ठीक है। कहता है जी हमने पुराने ऐसे बिल्कुल ही इंजन, वो कहते नहीं इंजन होने वाला हुआ था, मोटरसाइकिल तुम्हारी का इंजन होने वाला हुआ था, इस तरह का कोई मामला था, वॉर्न आउट। उसको हमने ओवरऑल करवाया है, और ओवरऑल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एक्सटेंड एंड यूजफुल लाइफ। तो ये तो 1 मिनट कहाँ पे बना रहा था, ये तो ये बन गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ एसिड में आ गया है। ओवरऑलिंग तो यहाँ पे फॉल कर गया, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर इधर फॉल करेगा तो उसकी अकाउंटिंग मैंने अभी सिखानी है, वो मैं आपको मेजर इंस्पेक्शन में सिखा देता हूँ, ठीक है। बात तो एक ही है, ओके। ओवरऑलिंग इसके साथ वो लिख देता है, लेकिन बहरहाल ओवरऑलिंग अगर कैपिटलाइज होनी है तो वो इम्प्रूवमेंट ऑफ एसिड ही कहलाएगी। इधर तो मेजर इंस्पेक्शन को ही डालना ज़्यादा मुनासिब है। तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल इसी तरह की आपके लिए पिक की थी, ठीक है जी। अच्छा, ब्रीफली एक्सप्लेन इफ़ 20,000 मस्ट बी। ये मैंने इसीलिए ना ये अंग्रेज़ी लिखी रहने दी थी आप जैसों के लिए, अपने जैसों के लिए भी, मतलब जिनके ये सवाल उठना ही उठना था ओवरऑलिंग को देखकर। यार ओवरऑलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, ओवरऑलिंग उर्फी आम होता है, ओवरऑलिंग करवा लिया यार मैंने मोटरसाइकिल की। ऐसे नहीं होता, उन्होंने बाकायदा लिख के बताया कि लाइफ बढ़ेगी। वो कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन इफ 20,000 मस्ट बी कैपिटलाइज टू द व्हीकल एंड प्रोवाइड रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज। तो पहली बात बताया गया, द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल इज रिलायबली मेजरेबल। जाहिर सी बात है, गिवन है 20,000 है। सिंस ओरिजिनल इंजन वॉज ओल्ड एंड दिस ओवरऑल कॉस्ट वॉज इनकर्ड टू एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ, there are probable future benefits associated with this item. The recognition criteria are thus met and overall cost should be capitalized. भाई वो इंजन वही है, उसको हमने निकाला नहीं है, वो हम आगे जाके निकालते हैं उसको। बल्कि आगे जाके निकालना क्या, HIL वाली एडजस्टमेंट डाली हुई है इधर मैंने उठा के ऐसे, ठीक है जी भाई। एंट्री क्या बनेगी, व्हीकल डेबिट कैश या बैंक। ट्रेड पेबल मुझसे भूल से रह गया, काट दें इसको, बैंक या कैश लिखें। ट्रेड पेबल तो होना ही नहीं चाहिए था, होना भी चाहिए तो सिर्फ पेबल। ट्रेड पेबल तो क्रेडिटर को कहते हैं ना, नॉर्मली इसको नहीं कहते। बहरहाल वो कैश बैंक पेबल जो मर्जी हो जाए। अच्छा, क्या है जी, पेमेंट फॉर इंजन ओवरऑल। अच्छा, अब इसके आगे कोई एंट्री नहीं की, उसकी वजह ये है कि बस अभी अभी गाड़ी खरीद के साथ ही ओवरऑलिंग करा ली है ना, ठीक है। और अब ये इंजन इसी गाड़ी के साथ ही जाना है, ठीक है। तो जब गाड़ी बेचेंगे तो इंजन भी चला जाएगा, तो जो इस गाड़ी की लाइफ होगी वही इस इंजन की लाइफ होगी। बस फ़र्क सिर्फ ये हो गया कि गाड़ी हमारी 120 की है, ना कि सिर्फ 100 की। 100 रुपये दिए थे, 20 रुपये की ओवरऑलिंग करवाई, तो हमारा ये एसेट तो 120 का ही हो गया ना। अगर वाले सवाल वैसे करने नहीं चाहिए, लेकिन चलें करें, अगर के बगैर करें, ज़रा कोशिश करें।
यूजफुल लाइफ गाड़ी की 10 साल, इंजन ओवरऑल करवाया तो उसकी 11 साल मिसाल के तौर पर हो गई है। तब भी 10 साल ही 10 साल करेंगे ना। मेरे चांद, 10 साल ही करेंगे ना। आखिरी साल क्या, मैंने वो याद करो मैंने मिसाल दी थी जी कि गाड़ी दे दोगे, इंजन निकाल के रख लोगे, हर रोज़ सुबह उठकर चाबी घुमाओगे, गिर्र चल रही है, साल पूरा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा तो जी 10 साल, जितने साल एसिड की लाइफ है, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता था कि ये इंजन की लाइफ 5 साल हो और गाड़ी की 10 हो, तो फिर इंजन को अलग से डेप्रिशिएट करो, कंपोनेंट्स ऑफ एसिड्स अलग करने से काहे हुए हैं, इसको अलग कर लो, ठीक है, ये भी मुमकिन है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला? अगर ओवरऑलिंग ने एक्सटेंड कर दिया लाइफ तो दिस इज इम्प्रूवमेंट ऑफ एसिड, तो इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज जी। अगर नहीं, इसके अलावा अच्छा बोलो बोलो। ऐसा कर लेना ना, फिर ख़त्म हो जाएगा, अगले सवाल में है ये काम, देख लेते हैं। नहीं बदलता, अभी देख लेते हैं ना, एंट्रीज देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी कि अगर ये अलग होता तो ट्रीटमेंट क्या बदलेगा। डेप्शन एक्सपेंस आज भी डेबिट होना है, एक्यूमुलेशन आज भी क्रेडिट होना है, लेकिन हाँ तो डेप्शन लहदा करोगे ना, उस कंपोनेंट की लहदा कर लो। मेरे चांद, अगर ये 20,000 की 5 साल लाइफ है और उस 1 लाख की 10 साल लाइफ है, तो वहाँ से 10,000 डेप्शन निकलेगी और इस हिस्से की 5,000 कितनी, 4,000 निकलेगी। 5 साल लाइफ बोला, 5 साल बोला था, 4 निकलेगी, तो 10 जमा 4 14 आपका डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, और 14 का 14 इस डिलीवरी वैन में क्रेडिट होगा। लेकिन जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, अगला सवाल देख लेते तो समझ आ गई होती, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आप इस पार्ट को डिस्पोज कर देंगे, नया पार्ट आ जाएगा, फिर वो आगे चलता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना अकाउंटिंग को। फिर 10 साल पे रोक देते, क्योंकि इंजन अलग छोड़ नहीं देते, इंजन ने तो साथ ही निकलना है। आप मुझे ये बता रहे हो कि ऐसा किया था कहीं पे? नहीं, वो आप खुद देख लेना, हमने डिसाइड कर लिया आपस में। मतलब मैनू आप नहीं याद आ रहा कि कितना सी हमें, मैं परेशान हो गया, कोई और भी परेशान हो सकता है। आपको अच्छी बात है, कोई बात पता लग गई, लेकिन मैं तो भाई रिस्क नहीं ले सकता। भाईजान ये समझ आ गया ना, बस ठीक है, ये समझाने दो मुझे, बहुत रिस्की काम है। वैसे क्या किया था, मैं वैसे शौक पैदा हो गया एकदम से। हाँ लेकिन वो बहुत टफ बात है, ये मैंने आसान तरीके से यहाँ समझा लिया, मत छेड़ो भाई, ऐसा कुछ नहीं किया था कहीं, चुप चुप है। व्हीकल इंजन सर्विस, और भाईजान ये जो व्हीकल में इंजन डलाया है इसकी एहतियात भी करनी है। हाइब्रिड वाले कौन कौन सो रहे हैं वो हाथ नीचे ना रखें, यानी हाथ ऊपर हैं और ये सो रहे हैं, यानी जुमला नहीं समझ आया, यानी कि ज़हनी तौर पे सोए हुए थे। अच्छा चले, अच्छा कौन कौन जाग रहा है, हाथ खड़ा करें। अच्छा कौन कौन सो रहा है वो हाथ खड़ा करें। 2-3 ने हाथ खड़ा कर दिया, माशाअल्लाह। अच्छा सुने भाई साहब, ये जो इंजन ओवरऑल करवाया है 20,000 लगा के, बात सुनो, इसके लिए एहतियात भी अब ज़रूरी है, कुछ एहतियात भी करो अब, ठीक है। इसकी ऑयल ट्यूनिंग वगैरह टाइम पे करवानी है, तो सर्विसिंग की हमने इंजन की, ठीक है। द इंजन इन प्रायर एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना, हैज़ इट्स इंजन सर्विस्ड 6 मंथ लेटर एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। अब इसका क्या करें, सर्विस करवाया इंजन, ट्यूनिंग ऑयल कराया है 6 महीने बाद, आउट, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर 5,000 मस्ट बी कैपिटलाइज्ड टू द व्हीकल, नो नो। द कॉस्ट ऑफ सर्विस इज रिलायबली मेजरेबल, कॉस्ट तो रिलायबली मेजरेबल है, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कोई नहीं आने एडिशनल, वो तो बस इसी को चलाने के लिए है, ठीक है। However, we conclude that servicing cost will not lead to a probable inflow of future benefits, although the cost of servicing an engine is incurred in pursuit of future benefits, ताकि हमारा ये व्हीकल चलता रहे और फ़ायदा देता रहे। Servicing is needed continuously and thus we cannot argue that there is a sufficiently certain link between cost and future benefits, यानी इस कॉस्ट से अलग से कोई फ्यूचर बेनिफिट आएंगे नहीं, ये रूटीन में चलता है। द रिकग्निशन क्राइटेरिया दस नॉट मेट, विच मीन्स कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग मे नॉट बी कैपिटलाइज एंड मस्ट बी एक्सपेंस्ड इंस्टेड। एंट्री नहीं की, मैंने मांगी भी नहीं थी, लेकिन चलो एंट्री कर लो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दो, सर्विसिंग एक्सपेंस कर लो, कुछ भी कर लो, डेबिट
और कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक है जी। चलें आगे। यार वैसे ना इस इन एग्जांपल्स के बाद भी अगर एक छोटी सी एक आधी एग्जांपल हो जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हाँ वैसे बता रहा हूँ। किसकी? मेरी क्लास है 11:25 पे शुरू होनी। तो जी भाई लैपटॉप का चार्जर ले जाएं। पान ऐप फ्री हो जरा, बारों बार आ गया। चलो ओके जी। रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट। अच्छा अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल पहले दूसरी डाली हुई थी, फिर मेरे एकदम से ख्याल आया कि इन्होंने ना फरमाइशियों ने फरमाइश करनी ज़रूर है। सवाल जो छेड़ा हुआ है सर वो हड़प्पा वाले सवाल के अंदर वो एडजस्टमेंट, हालांकि इतनी आसान एडजस्टमेंट है खुद नहीं करनी सर, वो तो करवा दें। तो फिर मैंने भी फनकारी लगाई, मैंने कहा ये एग्जाम्पल करवानी तो है ही, चलो वही उठा। तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है, पढ़ें। वन ऑफ द व्हीकल्स ऑफ HIL, थोड़ा सा अंग्रेजी ऊपर नीचे की है, मतलब एक आधी जगह पे, मतलब कहीं ईयर एंड वगैरह डाला है मैंने रिक्वायरमेंट के अंदर। ये जैसे वन ऑफ द व्हीकल ऑफ, ये ऑफ HIL नहीं लिखा हुआ था इस सवाल के अंदर, वहाँ पर तो HIL का सवाल चल रहा था ना। हैड एन इंजन फेलियर ऑन यकम जनवरी 20 and its engine had to be sold as a scrap of ₹100. The vehicle had been acquired on यकम जनवरी 10 at a cost of, ये माना कि वहाँ पर मिलियंस में फिगर है और हमने थाउजेंड में वो फिगर यहाँ पे लिखी हुई है जो आपके सोल्यूशन में आनी है ताकि सुकून हो जाए। ठीक है ना, ₹12 का एडजस्टमेंट समझो बस। द व्हीकल वॉज एक्वायर्ड, द व्हीकल हैड बीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 18 एट अ कॉस्ट ऑफ इतना। व्हीकल पूरा, ये इंजन बीच में से गया है। 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू इट्स। अच्छा यानी कि 2500 का 40% कितना बनता है? 1000 इसमें इंजन का है। ठीक है, पढ़ लो हूँ इनू, इसको लेके आओ, डेप्रिशिएट करके डिस्पोज करो और फिर नए को। ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल डिस्पोजल, सिंपल एडिशन, जो पहली 2-3 क्लासों में आप पढ़ते हैं ये वही होता है। बस एक पार्ट निकल जाता है दूसरा आ जाता है। हाँ उसकी डेप्रिसिएशन को मैनेज करने का तरीका बता दिया है। अगर उसकी लाइफ साल एसेट से कम है तो कम साल पे करो और फिर चेंज कर लो, और अगर ज़्यादा है तो जितना अरसा एसेट इस्तेमाल करना है उतना अरसा ही वो इंजन भी साथ है ना, तो तब तक ही करो बस। गाड़ी की लाइफ 10 साल है, इंजन 9 साल का है, आपने रिप्लेस किया पिछले साल और अगले साल वो गाड़ी की लाइफ खत्म हो गया तो फिर इंजन हमारे पास रहेगा ही नहीं। तो बस 1 साल पे डेप्रिशिएट कर दो, आपको तो फ़ायदा उसने इतने साल ही दिया ना, आप तो अपना फ़ायदा देखो। मतलब अब इंजन डलवा लिया तो 3-4 साल यूज़ कर लो यार, लाइफ ख़त्म होगी क्या मतलब? यूजफुल लाइफ के एंड पे गाड़ी चीख मार के बिखरी पड़ी होती है? ऐसे तो नहीं होता। मतलब खुद एप्रिशिएट भी चलता रहता है वहाँ यार। अगर इंजन नया डलवाया तो कुछ चेंज इन एस्टीमेट कर लो। ठीक है, थोड़ा यूज़ कर, मेरा मशवरा है यूज़ कर लेना। ठीक है, तबाह दे। अच्छा जी, सुने। दो द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वॉज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 1200, द ओल्ड इंजन वॉज रिप्लेस्ड ऑन यकम जनवरी 20 विद अ हायर कैपेसिटी इंजन। भाईजान ये सिर्फ परेशान करने के लिए दिया हुआ था। अगर 1200 वाले से भी रिप्लेस करते तब भी इस 1200 वाले को एडिशन के तौर पे लेते, और महंगा भी हो गया ना, कुछ अर्सा गुजर गया, आजकल इंजन महंगा हो गया। ठीक है, अगर पुराना पार्ट रिप्लेस किया है तो पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दो, नए का एडिशन रिकॉर्ड कर लो। उसके लिए जरूरी नहीं कैपेसिटी का बढ़ना। रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है, 40% कॉस्ट निकल गई है बीच में से इंजन। ठीक है ना, लेकिन उन्हें फिर भी आपको परेशानी ना हो। लेकिन हाँ परेशानी क्या, मुझे लगता है आईकम ने परेशान करने के लिए ये किया था कि 1200 उठाते हैं या 1800 उठाते हैं। तो भाईजान हमने 1200 वाला इंजन नहीं लगवाया, वो कहता है अवेलेबल तो था लेकिन हमने 1800 वाला लगवाया। ठीक है, तो सही है। हम कौन सा एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन ढूंढ रहे हैं? सिंपल पुराना डिस्पोजल है, जगा दो इसको, बस काम खत्म हो गया भाई, कोई नहीं खैर। ठीक है, अब सबसे पहला काम पकड़ो इस 1000 को। डेट ऑफ परचेज है इसकी यकम जनवरी 18, और डेप्रिसिएशन रेट ये मैंने सवाल में लिखा नहीं है, ज़रा ओरिजिनल सवाल से देख, ये मिस हो गया। 20% है। सवाल ओरिजिनल में सामने रखना भी चाह रहा हूँ फिर भी। जी बेटा लिखा हुआ मैंने सोल्यूशन में, तो मैंने देख लिया था ना सोल्यूशन, सवाल
कर रहा था ना देख के वहाँ से, लेकिन आपके लिए तो नहीं ना लिखा हुआ इसमें। जरा क्वेश्चन में आपको दिखाकर वहाँ से फिर मैं लिख देता हूँ। सफ़ा कौन सा है सवाल का? हड़प्पा, मोइंजोदाड़ो, टेक्सला, हसनबदाल, पिंडी पिंडी, नारोवाल से बहुत आगे निकले हैं। तो मैं हसनबदाल पहुँच गया, मैं पेशावर की तरफ जा रहा हूँ, तुम नारोवाल ले आओ वापस। एडा मैं इमरान खान हेलीकॉप्टर पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, इधर देखें जी, व्हीकल का 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, आप लिख लें डेप्रीसिएशन रेट इज 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। ये ना हो अभी क्लास से निकल कर 2-3 बच्चे आ जाएं और कहें सर ये आपने 20% रिड्यूसिंग बैलेंस अज्यूम किया है। नहीं भाई, सवाल में था, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, अच्छा अब मैं असल पकड़ने निकला था रेट को जी। सबसे पहले 1000 की कॉस्ट पकड़ो मेरे दोस्त, जागते हुए ये काम करना है, बस थोड़ी सी हिम्मत है, ऐसे 10 मिनट की हिम्मत। ठीक है, लगा दो एक हल्की फुल्की, खैर है, चलो अब जाग गए। 1000 रुपये की कॉस्ट पकड़ो, यकम जनवरी 18 को पकड़ो और उसको 20% डेप्रीशिएट करो रिड्यूसिंग बैलेंस में। ये वर्किंग 1000 रुपया यकम जनवरी 18 पे 1000 रुपये का ख़रीदा था पहले साल, पूरा साल डेप्रीशिएट नहीं हुआ क्योंकि यकम जनवरी 18 को था हमारा ईयर एंड 30 जून वाला है। ठीक है, 100 का डेप्रीशिएट हुआ, 900 रह गया, 900 पे 20% रिड्यूसिंग बैलेंस है 180, फिर 720 पर, लेकिन 6/12 क्योंकि यकम जनवरी 20 पर हादसे का शिकार हुआ, तो हमारे पास ये फिगर हमें रिक्वायर्ड होती है। क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ डिस्पोजल आ गया, पहले अवेलेबल है, नए की कॉस्ट ऊपर अवेलेबल है, कैश 100 रुपया सोल्ड एज स्क्रैप, वो भी याद आ रहा है, तो एंट्री हो गई जी। सबसे पहले तो डेप्रीशिएट करो, इस साल की डेप्रीशिएशन की एंट्री नहीं भूलनी। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये देखो हमारा ये साल है ना, तो ये डेप्रीशिएशन पहले रिचार्ज भी तो करनी है। ओ अहमद, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड, सोने ही लगा था तुम्हें ना, सर आँख लगने नहीं लगी सी। बस अब 5 मिनट रह गए बस। ठीक है, 11 बजे का कहा था, छुट्टी देने लगा, लंबी छुट्टी इंशाल्लाह। वो जुम्मे के बाद आना सुकून से सही फ्रेश होके, 2:30 बजे यहाँ पे होना, मैंने पढ़ाना शुरू कर देना है। मैं लेट हो जाऊँ कोई मसला नहीं, उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन आपके 5 मिनट का लेट होना आपको नुकसान देता है ना बेटा, इसलिए कोई बात नहीं, आप 2:30 बजे इधर होइएगा, मैं वैसे पहले आ जाऊँगा 2:30 बजे से। अच्छा, फिर 2:45 कर लें बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो ना, 2:45 शुरू करोगे तो 3:45 से 4:45, 4:45 से फिर 4:15 के नज़दीक जाते जाते कोई 1.5 घंटा बनता है। अगर 3 बजे करोगे तो फिर असर के लिए 5 बजे छोड़ना, तो 1 घंटे में कुछ इफेक्टिव काम नहीं हो सकना, थोड़ी विंडो लंबी कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा 2:30 पे आने की, लेकिन मैं आपका वेट करूँगा 2:45 तक। यहाँ पे आ जाऊँगा, कोई छोटी मोटी बात हल्की फुल्की ऐसी डिस्कस कर दूँगा जो आप चलें 2:45 बजे तक आप लोग, लेकिन फिर 2:45 बजे यहाँ पे होइएगा, इसको इंश्योर कीजिए जी बेटा। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ग्राही समझ आ रही है तुम्हें? अच्छा, उसके बाद इसको बेचना है 100,000 से, इसकी कॉस्ट क्रेडिट 352 जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक्यूमुलेशन से क्या ताल्लुक है? एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू पे बनना या कॉस्ट पे बनना, इसका ताल्लुक होता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, मेथड का कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे पता है ब्रेक देनी पड़ेगी, लेकिन अब ये काम पूरा कर लें जो शुरू किया हुआ, बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो, 5 मिनट ऐसे बस आखिरी जोर मार लो। छुट्टी है, पता है 11 बजे ये छुट्टी होनी है आपकी, और 2:45 बजे तक 3.5 घंटे, 3.25 घंटे, ओए होए, नहीं 3.5 है, 4.25 है, 12, 1, 2, बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई है। मसला ये बीच में FAR2 है, वरना मैं आपको अभी बुला लेता आधे घंटे में दोबारा। अच्छा जी, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्रेडिट पुराने वाले इंजन की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी निकाल के आए 352, ये डेबिट, कैश डेबिट और लॉस आ गया। पी का नोट बनाते हुए याद है क्या कहता था मैं आपको? सिर्फ 352 और 1000 से सरोकार है। 1000 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट होगा और एक्यूमुलेशन में से 352 डेबिट होगा, माइनस दोनों हो जाएंगे। उसके बाद ना कैश की ज़रूरत ना गेन लॉस की ज़रूरत मेरे PPE के नोट में। बड़ा मसला चल रहा है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद सिंपल 1800 का नया एसेट खरीदा है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। बस इतनी सी बात थी।
फिर डेप्रीसिएशन की बारी आई, तो डेप्रीसिएशन अब नए की भी तो होनी है। ये माजरत लकीरें सही नहीं लगी, ये लकीरें ऐसे चल रही थी, ठीक है ना जी। 6/12 होगा जी, 6/12 होगा। आंसर तो सही लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं। ये देखो ना, जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं सवाल, ये बिल्कुल एंड पे मैं बना रहा था, ओए होए होए, 2 बार मेरी आंख लग गई, कहीं पे हो गया ना फिर। तो आप भी ऐसे ही जज्बे से पढ़ा करें फिर जब पढ़ रहे होते हैं। 1 मिनट, ये डेप्रीसिएशन की एंट्री आ गई समझ में। अब पहले मैं सवाल में ज़रा इसको नोट करवा दूं, फिर आपका सवाल का जवाब भी देता हूं, ठीक है। 31 दिसंबर लिखा हुआ है कहाँ? असल में सवाल असल वाला तो और था ना, इसको बदल दिया मैंने, तो फिर थोड़ी बहुत तो बस 30 जी जून 2020। अभी ओवरऑलिंग की बात नहीं हो रही, इस एडजस्टमेंट को कर लें, जो गुजर गई है अब उसको क्लास के बाद बात करना जी। ये दोनों ही हैं जी बेटा। यार जब मैं एक बात कर रहा होता हूँ ना, पहले मुझे वो कंप्लीट करने दिया करो, फिर मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, पूछ लेना सवाल। ये एक एडजस्टमेंट चल रही है ना, इसको छोड़ के हम किसी और तरफ कैसे जा सकते हैं? भाई आप बातें क्यों कर रहे हो यार? आप इधर हमें छेड़ के फिर बातें शुरू कर देते हो, फिर हमें छेड़ लेते हो, फिर बातें शुरू कर लेते हो। यार हम छेड़ने के लिए हैं यार आपके? यार हम छेड़ने वाली चीज़ हैं यार, हद हो गई यार। यार ऐसे करते हैं ये लोग। तुमने माइंड तो नहीं किया मैंने तुम्हें उस जगह से इधर बिठाया ना? अगर तुम्हें यहाँ बिठाता ना तो सर दुख गया होता अब तक। जिसको वहाँ बिठाया है, किधर है वो दूर है, सुकून है क्लास में। और तुम्हारा एहसान है मुझ पे, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा तो, और इन सब पे भी तुम्हारा ये एहसान है। लें जी, हड़प्पा आ गया, चलो जी हड़प्पा आ गया, सवारियां ले आ जाओ, हड़प्पा लिया। ये जी पहली एंट्री, डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, इन्ना लिल्लाह। ये है ये। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन जो है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं इसकी, ये 1080 कैसे बना है। लेकिन इस 1080 के अंदर, इस 1080 के अंदर ये 72 तो पड़ा है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। डन हो गया, पहली एंट्री हो गई। दूसरी, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट करो 352 से, ये आ गया। कैश नहीं लेना होता हमने। एसेट को क्रेडिट करो 1000 से, ठीक हो गया। आगे बढ़ो, एसेट को डेबिट करो 1800 से, आगे बढ़ो। 180 से डेप्रीसिएशन को डेबिट करो, ये भी इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रह क्या गया? ये ओपनिंग थे पहले से पड़े हुए, और तो कुछ नहीं रह गया। अब डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन इस सवाल में, ओरिजिनल वाले में देखें, 1068 कैसे बना है? 1068 बना है कितने वे, ये 180 भी आ गया, अभी मैंने आपको दिखाया है, और 72 भी आ गया। बाकी ये ओपनिंग एसेट्स की डेप्रीसिएशन है, ये निकल आनी थी, और ये सवाल में आपकी एडजस्टमेंट पूरी हो जाती है। ओपनिंग उठा लिए, ये ओपनिंग के ऊपर जी, हाँ हाँ कॉस्ट ऑफ, बाकी अब उसने ये तो नहीं कहा ना व्हीकल के साथ इंजन निकाल के रख लेना, तो बस आ गया है वो, उसको करो आगे डेप्रीशिएट। भाई पार्ट निकल गया ना, जो पार्ट निकल गया, जो नया आया है, बस उस पर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस लगाना है। सवाल ने बताया हुआ है ना रेट वगैरह, तो वही लगाएंगे ना। अच्छा जी, सवाल को किसी वक्त बैठ के एक सीटिंग में कर लीजिएगा ना, इंशाल्लाह अफाका महसूस होगा। अच्छा जी, अब आखिरी रह गया है, बस कर रहे हैं सुन लें, नहीं बस कर रहे हैं सुन लें। वैसे ही अगला सवाल देख लें है क्या इसमें, बात सुने। इसमें मेजर इंस्पेक्शन है, इस साल में लॉ पास हुआ, हमने एक इंस्पेक्शन इस साल में करवाई है, 2 साल बाद करवानी थी, मैंने 3 साल की एंट्रीज मांगी हैं, तो तीसरे साल में जाके इसको दोबारा से करवाया है, ठीक है, ताकि आपको डी रिकग्निशन भी आ जाए। वैसे रह ये इतनी सी चीज़ ही गई थी, ये 4-5 एंट्रियाँ थी। चलें ठीक है, पार्ट 3 हम इंशाल्लाह 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 35-40 तक, 45 2
लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।